नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबकी एंशिएंट हिस्ट्री की रिवीजन क्लास चल रही है, जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक को बहुत कम टाइम में रिवीजन करते हैं। तो इससे पहले की क्लास में हम पाषाण काल, सैंधव सभ्यता, वैदिक सभ्यता के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज के जो हमारा क्लास है, आज हम महाजनपद काल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये क्लास आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगी, चाहे एसएससी की, चाहे पुलिस की, चाहे रेलवे की, चाहे बिहार सचिव भर्ती, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आपके एग्जाम में जीके जैसे क्वेश्चन आते हैं तो क्लास आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। जैसे कि इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता थी किसकी सभ्यता? वैदिक सभ्यता आपकी आर्यों की सभ्यता थी। आर्यों ने भारत के मूल निवासी द्रविड़ों को पराजित करके अपनी सभ्यता का विस्तार किया था, जिसे हमने आर्यीकरण के नाम से जाना था। मैंने आपको बताया था भाई, उत्तर भारत का आर्यीकरण किसने किया, दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया। ये सारी चीजें आपने इससे पहले पढ़ चुके थे। वैदिक सभ्यता के बारे में जब पढ़ रहे थे तभी हमने कहा था वैदिक सभ्यता का समाज क्या था, 5 वर्गों में डिवाइड था। सबसे पहला क्या होता था, कुल होता था। जो कुल परिवार का मुखिया होता था उसे कुलुप कहते थे। कई कुलों के समूह से क्या होता था, ग्राम बनता था। कई ग्राम के समूह से क्या बन रहा था, विष बन रहा था। कई विषों के समूह से क्या बन रहा था, जन बन रहा था या जनपद बन रहा था। वो कई जनों के समूह से क्या बन रहा था, राष्ट्र। तो आपने वैदिक सभ्यता में देखा था कि भाई छोटे छोटे गांव और विषयों से जनपद बन रहा था। अब आपके 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व आते जो छोटे छोटे जनपद थे ना, वही जनपद क्या हो गए थे, महाजनपद में तब्दील हो गए थे। तो महाजनपद में क्या होगा, आपको 16 जनपदों का उल्लेख मिलेगा। इन्हीं 16 जनपदों को हम षोडश जनपद के नाम से जानते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं भैया षोडश जनपद का उल्लेख कहाँ पे मिलता है। मुख्य रूप से हमें 2 ग्रंथों में षोडश जनपद का उल्लेख मिलता है। पहला बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है। इसी प्रकार जैन धर्म के ग्रंथ है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में भी क्या है, 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछ लेता है, भैया अंगुत्तर निकाय का संबंध किस धर्म से? अंगुत्तर निकाय का संबंध है बौद्ध धर्म से, जबकि भगवती सूत्र का संबंध किससे है, जैन धर्म से। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब महाजनपद काल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। पहली बात, महाजनपद काल में आते आते हमने क्या कर दिया था, लोहे का व्यापक प्रयोग होने लगा था। अब भाई जब लोहे का व्यापक प्रयोग हो तो बहुत सारा विकास करने लगे थे। अच्छा, पहली बार लोहे का प्रयोग कब किया था? पहली बार लोहे का प्रयोग किया था हमने उत्तर वैदिक काल में। अच्छा, लोहे का साँच कहाँ पे मिला था? लोहे का साँच मिला था उत्तर प्रदेश के एटा जिला में एक क्षेत्र है अतरंजी खेड़ा। उत्तर प्रदेश के एटा जिला के अतरंजी खेड़ा में हमें पहली बार लोहे का साँच मिला था। अब महाजनपद काल आते आते तो हमने क्या कर दिया, लोहे का व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा। तो भाई हमने कृषि का अच्छा खासा विकास कर लिया था, हम और सारे काम करना भी शुरू कर चुके थे। तो महाजनपद काल में कुछ विशेषताएं। पहली विशेषता क्या थी, अब 16 जो जनपदों का उदय हो चुका था। जो पहले छोटे छोटे जनपद थे ना, अब वो महाजनपद के रूप में उदय। दूसरी बात क्या थी, महाजनपद काल में हमने लोहे का व्यापक प्रयोग प्रारंभ कर दिया। दूसरा, महाजनपद काल को हम द्वितीय नगरीकरण का काल कहते हैं। अगर महाजनपद काल को हम द्वितीय नगरीकरण का काल कहते हैं तो एक बात बताइए, प्रथम नगरीकरण का काल किसको कहते हैं? सैंधव सभ्यता। क्योंकि जब मैंने आपको सैंधव सभ्यता पढ़ाया था तो सैंधव सभ्यता कैसी बताई थी, नगरी। सैंधव सभ्यता को प्रथम नगरीकरण का काल कहते हैं, जबकि महाजनपद काल को हम क्या कहते हैं, द्वितीय नगरीकरण का काल। महाजनपद काल में प्रमुख रूप से कितने जनपदों का वर्णन मिलता है? 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है, जिसे हम षोडश जनपद के नाम से जानते हैं। अच्छा, इन षोडश जनपद का वर्णन आपको मुख्य रूप से कहाँ पर मिलेगा? षोडश जनपद का वर्णन मुख्य रूप से एक बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का ग्रंथ भगवती सूत्र में वर्णन मिलता है। 16 महाजनपदों में सर्वाधिक जनपद कहाँ पर थे? सर्वाधिक महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश में थे, 8। दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद था जो कि अस्मक, जिसकी राजधानी थी पोद्दार और ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। राजस्थान में आपका एक महाजनपद था, मत्स्य, जिसकी राजधानी क्या थी, विराटनगर थी। आपके मध्य प्रदेश में एक महाजनपद था, अवंती महाजनपद। तो चलिए आप उन्हीं महाजनपद के बारे में डिस्कस कर लें। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। देखो यहाँ पर हम क्या करें, वही चीज़ों का रिवीजन कर रहे हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा।
जब हम क्या करते हैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं या ऑनलाइन क्लासेस में पेड वाली में, तो बहुत सारे छोटे छोटे और भी पॉइंट डिस्कस करते हैं, लेकिन यूट्यूब में रिवीजन क्लास होती तो उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे जहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने की ज़्यादा संभावना है। तो चलिए 16 महाजनपद के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कई बार ये 16 महाजनपद के बारे में पूछ लेते हैं कि राजधानी क्या थी। तो अंग की राजधानी थी आपकी चंपा। अस्मक की राजधानी थी पोटन। अस्मक एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में था, क्योंकि 16 महाजनपद में 15 जनपद तो ऐसे थे जिनका विस्तार कहाँ पर था, इनका विस्तार आपके उत्तर भारत में देखने को मिलता है। एकमात्र महाजनपद था अस्मक, जिसका विस्तार आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। अस्मक की राजधानी क्या थी, पोटन। अस्मक किस नदी के किनारे पर है, तो अस्मक आपका गोदावरी नदी के तट पर है। अब आपके मन में याद आ रहा होगा क्या हमें यार 16 की 16 नदियों के नाम याद करने पड़ेंगे? नहीं, आपको सिर्फ अस्मक की नदी का नाम याद करना है, क्योंकि अस्मक एकमात्र जनपद था जो कि दक्षिण भारत में था, इसलिए अक्सर इसकी नदी के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अवंती, इसकी राजधानी थी उज्जैनी तथा महेशमती, क्योंकि अवंती दो पार्ट में डिवाइड था। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी, जबकि दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महेशमती। अवंती का विस्तार किस राज्य में था, एमपी राज्य में। महेशमती मूवी आपने उसमें देखा है ना, उसमें महेशमती के बारे में वर्णन किया जाता है। गांधार जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। कंबोज जिसकी राजधानी थी हाटक या राजपुर। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? मगध जिसकी राजधानी थी राजगृह। मगध इन सारे जनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद के रूप में उदय होगा। और आपको क्या करना होगा, मगध में शासन करने वाले वंशों के बारे में आगे पढ़ना होगा। जैसे आपको हर्यक वंश के बारे में पढ़ना होगा, नाग वंश के बारे में पढ़ना होगा, आपको नंद वंश पढ़ना होगा, आपको मौर्य वंश पढ़ना होगा, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश, इन सारे वंशों के बारे में आपको पढ़ना होगा। मत्स्य राजधानी क्या थी, विराटनगर। मत्स्य का विस्तार कहाँ पे था, राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में। वज्जी राजधानी क्या थी इसकी, वैशाली। चेदी की राजधानी क्या थी, सुक्तिवती। काशी की रानी क्या थी, काशी की राजधानी थी वाराणसी। काशी का क्षेत्र बिंबिसार को, जिसने हर्यक वंश की स्थापना किया था, उसे दहेज के रूप में भी मिला था। जिसने ऑफलाइन क्लास पढ़ी होगी वो इन सब चीज़ों को बहुत जल्दी याद कर पा रहा होगा, क्योंकि इन सब चीज़ों को वहाँ पर उन्होंने मल्टीपल टाइम रिवाइज किया था। कौशल की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती। कुरु की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। मल कुशीनारा के मल थे, उनकी राजधानी पावानगरी। पांचाल की राजधानी क्या थी, अहिच्या तृतीय। और काम्पिल भी थी, क्योंकि पांचाल भी आपको दो पार्ट में डिवाइड था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी तो क्या थी, अहिच्या तृतीय, जबकि दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल थी। सूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा। वत्स की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी। अगर आपको ऐसे महाजनपद उनकी राजधानी ना याद हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको इसको ट्रिक से भी याद करवा दूंगी। क्लियर? अब इसी टाइम पे क्या हुआ था, कुछ गणराज्य भी थे बुद्धकाल भारत में। कुछ गणराज्य जैसे वैशाली के लिच्छवी, ये क्या थे, आपके गणराज्य थे। मिथिला के विदेह, कुशीनारा के मल, पावा के मल, रामग्राम की कोली, कपिल वस्तु के साग, पिपलीवन के मोरी, अलपक्कम के बुली, केशुपुत के कलाम और सुमसुमार गिरी के भग, ये सब क्या थे, 10 गणराज्य थे। जब हम 16 महाजनपदों के बारे में देखते हैं तो उसी टाइम पे आपको 10 गणराज्य का भी वर्णन मिलता है। तो आपको ये पता होना चाहिए किस गणराज्य का संबंध किससे है। जैसे वैशाली में कौन थे, तो वैशाली में लिच्छवी का था। मिथिला में कौन थे, विदेही का शासन चल रहा था, तो कुशीनारा के मल थे। तो पावा के भी मल थे, तो रामग्राम के कोली थे। तो कपिल वस्तु के कौन थे, शाक वंश का शासन चल रहा था। ऐसे आपको चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब ये 16 महाजनपदों में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण महाजनपद था वो कौन सा जनपद था, वो था आपका मगध जनपद। क्योंकि 16 महाजनपद में 15 जनपद का विस्तार कहाँ पर था, 15 जनपद का विस्तार था उत्तर भारत में। एकमात्र महाजनपद था अस्मक, जिसकी राजधानी थी पोतन, उसका विस्तार दक्षिण भारत में था, गोदावरी नदी के तट पर। और सर्वाधिक महाजनपद कहाँ थे, सर्वाधिक महाजनपद थे उत्तर प्रदेश में। इन महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद जो होगा मगध। और आपको मगध में शासन करने वाले वंशों के बारे में पता होना चाहिए, उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो मगध महाजनपद में किस किस वंश ने शासन किया, कैसे शासन किया, उन सबको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? देखो, मगध में शासन करने वाले वंशों को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक होते मौर्य काल, एक मौर्योत्तर काल। तो मगध वंश से सबसे पहले वंश जो ऐतिहासिक रूप से शासन किया, हर्यक वंश।
हर्यक वंश की स्थापना किया था बिंबिसार ने। इसके बाद कौन सा आया? हर्यक वंश के बाद आया शिशुनाग। शिशुनाग ने क्या किया था? हर्य वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या करके एक नया वंश स्थापित किया। उस वंश को कहते हैं शिशुनाग वंश। हर्यक वंश को हम पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हर्यक वंश में क्या हुआ था? बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया था। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दिया था। इसीलिए हर्यक वंश को जैन ग्रंथों में क्या हुआ है? हर्यक वंश के बारे में पितृहंता वंश के वर्णन भी मिलता है। शिशुनाग ने क्या कर दिया था? नाग वंश की स्थापना कर दिया था। नंद वंश, नंद वंश की स्थापना किया था महापद्म नंद ने। महापद्म नंद ने क्या कर दिया था? शिशुनाग वंश के अंतिम शासक की हत्या करके एक नया वंश बनाया था, वो था महापद्म नंद। महापद्म नंद ने ही क्या किया था? पहली बार एकराट और छत्रांग की उपाधि धारण किया था। महापद्म नंद को एक केंद्रीय पद्धति का जनक कहते हैं। इसने क्या किया था? विभागों का वर्गीकरण किया था कि भाई ये डिपार्टमेंट इसके पास जाएगा, ये डिपार्टमेंट इसके पास जाएगा। मौर्य वंश की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके एक नया वंश बनाया था। वो वंश कौन सा था? मौर्य वंश। इसके बाद पुष्य शुंग ने क्या किया था? शुंग वंश की स्थापना किया था। कर्ण वंश की स्थापना कर दिया था वासुदेव ने। इसके बाद आपका आता है सातवाहन वंश, जिसकी स्थापना कौन करते हैं? शुंग करते हैं। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? इसके अलावा कोई भी दिक्कत कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हो। मेहनत करिएगा। कोई दिक्कत कन्फ्यूजन हो, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। और भी किसी सब्जेक्ट में किसी प्रॉब्लम में आप मुझे कमेंट सेक्शन द्वारा बता सकते हैं, लेकिन मेहनत करिएगा। देखो, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप सच्चे मेहनत कर रहे हो, आप उतनी मेहनत कर रहे हो कि आप जॉब डिजर्व करते हो, क्योंकि भाई देखो, फॉर्म तो कई कई लाख पड़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन तो कुछ हजार बच्चों को होगा। आपको डिसाइड करना है कि आपका नाम सिलेक्शन की लिस्ट में आए कि नॉन सिलेक्शन। आपको मेहनत करनी होगी। ओके, कोई दिक्कत कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं।